बांग्लादेश के इलेक्शन के रिज़ल्ट 13 फरवरी को डिक्लेयर होने वाले हैं। ये वीडियो इसी पे है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के क्या रिश्ते हैं, बांग्लादेश के क्या हालात हैं और क्या होने वाला है। पर फिर भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक छोटा सा वीडियो जो आसाम के चीफ मिनिस्टर को दिखाता है और बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से रिलीज़ हुआ है। आप ये भी देख लीजिए कि बंगाल में बीजेपी के जो चीफ हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को बांग्लादेश को एक सबक सिखाना चाहिए, जिस तरह से इजराइल ने गाजा को सिखाया। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। और इससे भी बदतर स्टेटमेंट आए हैं आसाम के बीजेपी चीफ मिनिस्टर से, हिमंतो बिस्वा शर्मा से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मियाँ मुस्लिम्स को परेशान किया जाए, उनके अगेंस्ट फेक एफआईआर पुलिस में रजिस्टर किए जाएं, उनको उनकी तनख्वाह दिहाड़ी ना दी जाए, उनके घर बुलडोज किए जाएं, उनको एसआईआर में से निकाला जाए 4-5 लाख कम से कम, और कोई भी सिटीज़न जो नॉन मुस्लिम हो वो उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। जब हम इस तरह से उनको परेशान करेंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं वो ख़ास तौर से जो मालदा और मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट थे, ये असल में मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट थे सन 47 में। ये इंडिया को इसलिए दिए गए पार्टीशन में ताकि इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक मानते हैं, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है बाकी हिंदुस्तान से, वो इंडिया से कनेक्टेड रहे। तो बहुत सारे बंगाली स्पीकर्स मुसलमान आसाम में पहले से ही थे, क्योंकि एक ज़माने में ये एक ही प्रोविंस होता था, कोई बॉर्डर नहीं था इनके बीच में। जब ये कहा जाता है कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये समझा जाता है कि ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। पहली बात तो ये बहुत सारे पहले से ही रहते थे, सन 47 से पहले से ही। दूसरी बात ये है कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ी है। तीसरी बात ये है कि 70s में कुछ आए भी थे, जब 71 में वॉर हुई, और उसके बाद क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं थे, और काफ़ी दिनों से बांग्लादेश के हालात अच्छे हैं, बल्कि उनकी पर कैपिटा इनकम हमारी बराबर ही है। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि पिछले 20-25 साल में ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी आए इंडिया में। और एक और बात बता दूं आपको कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो ना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर हैं, ना किसी और स्टेट गवर्नमेंट के, यानी बीएसएफ सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और यूपीए के ज़माने में 90,000 बांग्लादेशियों को रिपैट्रिएट किया गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने एक्सेप्ट भी किया उनको। हालांकि इस बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर सिर्फ 10,000 से भी कम बांग्लादेशीज़ को रिपैट्रिएट किया गया है, और उसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि इंडियन सिटीजन्स को जो बंगाली स्पीकिंग हैं उनको वहाँ डाल दिया गया है, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी डाल दिया गया है। यानी कि सुंदरबंस के आइलैंड्स पे और समुंदर के बीच में भी छोड़ा गया है, जिनको कुछ को बांग्लादेश ने ले लिया पर कुछ को नहीं लिया, और हमने वापस लिया है उनको, क्योंकि उनकी प्रूव हो गई कि उनकी सिटीजनशिप इंडियन थी। जो आप सुनते हैं गोदी मीडिया में, वो आप क्यों सुनते हैं इस तरह की बातें, और जो आप बांग्लादेश के बारे में सुनते हैं उसकी क्या असलियत है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये कहानी शुरू होती है काफ़ी पहले से, यानी कि कम से कम 1971 से हम शुरू करेंगे। ऐसे बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में जो किसी और मुल्क की वजह से बने हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था बांग्लादेश के बनने में। इसी तरह से अमेरिका के बनने में फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ था। अगर फ्रेंच
मोनार्की उस वक़्त की मदद नहीं करती अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज़ की, तो वो कभी जीत नहीं सकते थे अमेरिकन सिविल वॉर, सॉरी अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। इसी तरह से अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था साउथ कोरिया के बनने में, ताइवान के। ऐसा बहुत कम हुआ कि जो मुल्क इस तरह से बने हों, वो अपने मदद करने वाले मुल्क के से नाराज़ हो गए हों या दोनों के बीच में कोई रंजिश हो गई हो। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हमारे और बांग्लादेश के बीच में? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये इसलिए हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान में, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी, उसकी सोशल आइडियोलॉजी जो है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट कर रही है। यानी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, वो एक पार्टी की इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी की मोहताज है। और मैं आपको तथ्यों के साथ ये बताऊँगा, ये बताना आसान नहीं है, जोखिम का काम है। क्योंकि आपने देखा है किस तरह से प्रोफ़ेसर जो हैं, वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं सच बोलने की वजह से। आपने देखा है कि किस तरह से एक्टिविस्ट अ, सालों से जेल में पड़े हुए हैं बिना बेल के, और कुछ को अपनी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है, और तमाम तरह के दबाव लाए गए हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें हिंद पे नाज़ है। साहिर लुधियानवी ने पूछा था, कहाँ हैं वो जिनको हिंद पे नाज़ है? तो हम उनमें से हैं, और हम ये करते रहेंगे और खुला सच आपके सामने लाते रहेंगे। मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में कोई फंडामेंटल यानी मूल मतभेद नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों नागरिक हैं, इंडिया के भी और बांग्लादेश के भी, और रिश्ते हमेशा से ठीक रहे हैं। ये नहीं कि जिस तरह से मीडिया आपको ये पोर्ट्रे करता है। तो दोस्तों, ये हालात इतने बिगड़े कैसे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में? हम इस पे लौटते हैं। 2009 का इलेक्शन जिसमें शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी, वो फ्री एंड फेयर माना जाता है, पर उसके बाद कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है बांग्लादेश में। और अफ़सोस की बात यह है कि 2014, 18 और 24 ये सारे इलेक्शन एक तरह से रिग्ड थे। यानी कि आप समझिए कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी बीएनपी, उसके 5 मिलियन में से 2.5 मिलियन वर्कर्स के ऊपर केसेस और हैरेसमेंट था। ये समझिए कि एक और पार्टी है जमात इस्लामी, जिसके टॉप लीडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। आप ये समझिए कि यूएन के हिसाब से और एजेंसीज़ के हिसाब से शेख हसीना ने 4000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं और डिसअपीयरेंसेस। हज़ारों लोगों को जेल में रखा हुआ है। यानी कि एक गो में ही, एक इलेक्शन में ही बीएनपी के 10,000 कार्यकर्ता जेल में भर दिए थे। और कई लोग जो डिसअपीयर हुए वो तो मारे गए, पर कुछ लोग ऐसी कोठरियों में रख दिए गए, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है, अंडरग्राउंड, जहाँ पे उन्होंने सालों तक सनलाइट नहीं देखी, कोई रोशनी नहीं पहुँच पाती थी, उनकी आँखें ख़राब हो गई। टॉर्चर ऐसे हुए कि लोगों के घुटने में गोलियाँ मार दी इंटरोगेशन के दौरान। तो बहुत ज़्यादा जुल्म और बहुत ज़्यादा जब्र था। हमें यहाँ नहीं बताया जाता हिंदुस्तान में कि शेख हसीना ने क्या किया। अब आप ये कह सकते हैं कि भई हिंदुस्तान को शायद मालूम नहीं था, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की एम्बेसी का बहुत बड़ा प्रेज़ेंस था, रॉ के बहुत सारे एजेंट्स थे वहाँ पे। बल्कि ये कहा जाता है कि वो लोग प्रेज़ेंट होते थे इंटरोगेशंस में अक्सर। तो हालात इतने बिगड़ चुके थे बांग्लादेश में कि कोई आवाज़ उठा नहीं सकता था। शेख हसीना ने पूरी जुडिशरी, पूरी पुलिस, पूरी आर्मी तक में पूरा पेनिट्रेशन कर लिया था, अपने पिट्ठू बिठा दिए थे हर जगह। एक-एक ऑपोज़िशन आदमी के अगेंस्ट कई 100 केसेस। एक आदमी तो है जिसके अगेंस्ट 400 केस है। इन रिग्ड इलेक्शंस के दौरान इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था, वो वहाँ पे ऑब्जर्वर था, वो उनको सर्टिफ़ाई करता था एज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आप समझिए कि वहाँ के लोगों में कितना गुस्सा होगा, जिन्होंने पिछले 12 साल से अपना कोई फ्री एंड फेयर वोट या नहीं डाला होगा। अब अवामी लीग के ऐसा नहीं कि सपोर्टर नहीं थे, तकरीबन 30%
वोटर्स जो थे वो आवामी लीग के थे, पर बाकी 70% भी तो सिटीजन्स थे, वहाँ के नागरिक थे, उनके भी तो कुछ हक थे। तो ये गुस्सा जो है वो फाइनली फूट पड़ा। 2024 के जुलाई में प्रोटेस्ट शुरू हुए क्योंकि शेख हसीना ने तकरीबन 30% गवर्नमेंट पोजीशंस जो थी वो आवामी लीग के सपोर्टर्स के लिए और 1971 वॉर के जो विक्टिम्स थे उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी रिजर्व की हुई थी, क्योंकि वो तो अब इस उम्र के नहीं है कि उनको नौकरियां मिले, उनके बच्चों को भी, पर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक के लिए रिजर्वेशन था। तो अब जॉब्स की वहाँ पे किल्लत है, तो बहुत सारे छात्र स्टूडेंट्स सड़क पे आ गए, प्रोटेस्ट हुआ। उसको भी शेख हसीना ने बहुत बेरहमी से सप्रेस किया, ओपन फायर किया, 1400 लोग उसमें भी मारे गए। आवामी लीग के छात्र संगठन के लोगों को भी बंदूकें दे दी थी कि वो फायर करें इन पे, स्टूडेंट्स पे। तो जब इतना ज़्यादा गुस्सा था और लोग आए जा रहे थे और पुलिस फायरिंग की जा रही थी, तो एक टाइम आया जब वहाँ के आर्मी चीफ, जो खुद शेख हसीना के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि अब हम आर्मी और फायरिंग नहीं करेगी, अब आपको छोड़ना पड़ेगा अपना पद। उस वक़्त शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठ के हिंदुस्तान आ गई। अब बांग्लादेश के लोगों में इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में रहती हैं और उनके आवामी लीग के और पॉलिटिशियंस भी रहते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में। शेख हसीना के अगेंस्ट केसेस भी चलाए गए, तब भी इंडिया ने उनको ना वापस किया ना किसी और मुल्क भेजा। फाइनली जुडिशल कमीशन ने शेख हसीना को गिल्टी पाया, पर शेख हसीना आज भी हिंदुस्तान में रह रही हैं। बांग्लादेश और उसकी पब्लिक उनकी वापसी चाहता है। हिंदुस्तान उनको रखे हुए ना, उनको कह रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में भी जा सकती थी वो, पर वो भी नहीं हुआ। तो इससे ताल्लुकात और बिगड़ने लगे। तो दोस्तों, ये रिलेशनशिप एक और चीज़ की विक्टिम रही है, यानी कि हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश की तरफ, वो बीजेपी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की विक्टिम रही है। यानी कि बीजेपी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हिंदू मुस्लिम बंटवारा ज़रूरी है, क्योंकि इस पोलराइजेशन से उनको वोट मिलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। तो इस नैरेटिव में, इस कहानी में को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी और बांग्लादेशी घुसपैठिया, जैसे हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं, उनका पब्लिक में बयान है कि ये दीमक की तरह हमें अंदर से खा रहे हैं। तो जब आप बांग्लादेशियों को इस तरह से बुरा भला कहते हैं पब्लिकली और कुछ को ज़बरदस्ती बाहर भी भेजते हैं, हालांकि लीगली आप 2,500 से ज़्यादा नहीं भेज पाए, आपके खुद के मिनिस्टर रिजिजू पार्लियामेंट में बता रहे हैं, पर एक हवा बनाने के लिए, एक एनआरसी लाने के लिए, सीए लाने के लिए और आपके डोमेस्टिक इलेक्शन जीतने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया शुवेंदु अधिकारी, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, बीजेपी चाहती है कि ममता को हरा दिया जाए वहाँ पे। इसी तरह से आसाम में इलेक्शन होने वाला है अभी कुछ महीनों में, तो हिमंता बिस्वा शर्मा उसी लिए ये बातें कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे और मीडिया, सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपने कंट्रोल किया हुआ, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूँ बार-बार, वो आपको ये इमेजेस दिखा रहा है कि बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन थी वो इंडिजिनस नहीं थी, बल्कि कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने कर दी है। या आपको बैक स्टोरी नहीं बता रहा है शेख हसीना ने क्या-क्या वहाँ पे ज़ुल्म किए। या आपसे कह रहा है कभी कि अमेरिका ने करवाई है ये रेवोल्यूशन, सीआईए ने करवाई है, बाइडेन ने करवाई है, वो हमारा दुश्मन था। अब अकल काम नहीं करती कि दुआ की जा रही थी कि ट्रंप का इलेक्शन में ट्रंप जीत जाए, पर ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई बहुत बड़े दुश्मन हैं। पर ऐसा है नहीं, स्टेट्स अपना इंटरेस्ट देखती हैं और इतना आसान नहीं है लाखों करोड़ों लोगों को सड़क पे लाना। अगर सीआईए के बस का होता तो हर जगह वो रेवोल्यूशन करवा देती। तो आप बांग्लादेशी कह रहे हैं कि बार-बार ये फेक प्रोपेगेंडा चला के इंडिया में, और ये कि हिंदूज़ का जेनोसाइड हो रहा है। अब बेशक कुछ अटैक हुए हैं हिंदूज़ पे,
पर आप इसमें 2-3 चीज़ें का ख़्याल रखें। पहली बात तो जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होता है वो वहाँ पे रोज़ रिपोर्ट होता है। 200 से ज़्यादा लिंचिंग्स हैं मुसलमानों की बीजेपी के सरकार में 2014 से हिंदुस्तान में। और हज़ारों मज़ारों और दरगाहों और मस्जिदों को तोड़ा गया है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। नूह में 1200 मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए, घर और शॉप्स। ऐसे अनगिनत केसेस हैं, वो वहाँ की प्रेस में चलाए जाते हैं। उनको ये भी पता है कि अ, इंडिया जो था फुल सपोर्ट करता था शेख हसीना को, और बांग्लादेश की सोसाइटी इन्हेरेंटली अंदर से सेक्युलर है। आप अगर ये समझने की कोशिश करें कि उनकी जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। उनके जो नेशनल कवि हैं वो काज़ी नसरुल इस्लाम हैं, जो एक सूफ़ी बॉल पोएट थे। आप अगर विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो 38% है बांग्लादेश में, इंडिया का डबल। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये तो मैं आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा बता रहा हूँ, पर अगर सीएमआई का डेटा देखें तो इंडिया का 4 गुना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट औरतों का बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश कोई फंडामेंटल सोसाइटी नहीं है। वो हमारे साथ कल्चर शेयर करती है, हमारे रिवर्स शेयर करती है, म्यूज़िक। और जिस जमात इस्लामी के बारे में इतनी बातें होती हैं, उसको 8-9% से ज़्यादा वोट मुश्किल से ही मिला है, और पार्लियामेंट में 6% से ज़्यादा सीट्स कभी नहीं मिली, यानी 17-18 सीट्स मैक्सिमम 300 की पार्लियामेंट में। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बांग्लादेश जो है वो कोई फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ की गिरफ्त में। जो हिंदुओं पे अटैक हुए हैं उसको गवर्नमेंट ने भी, मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कंडेम किया। लोग अरेस्ट हुए हैं, 70-80 लोग अरेस्ट भी हुए हैं इन अटैक्स के लिए। और टोटल जो अभी तक नंबर आया है वो 9 या 10 हिंदुओं के मरने का है। कुछ लोग तो कहते हैं ये भी, इनमें से भी कई पॉलिटिकल वायलेंस के शिकार थे, यानी कि क्योंकि पुलिस पूरी तरह से शेख हसीना के कंट्रोल में थी और उनके आदमी लगे हुए थे, तो पुलिस के ऊपर काफ़ी हमले हुए जब रेवोल्यूशन हुई, और काफ़ी जगह से पुलिस हट गई और मिलिट्री पेट्रोलिंग चल रही है। तो इसमें काफ़ी अफरा-तफरी भी हुई, और समझिए 300 के करीब पॉलिटिकल मर्डर्स भी हो चुके हैं बांग्लादेश में, जिसमें से कुछ ऐसे भी लोगों के हुए हैं, जैसे एक छात्र संघ के लीडर थे जो एंटी इंडिया थे, और बांग्लादेशी लोग कहते हैं ये इंडिया ने और रॉ ने करवाए हैं, और वो लोग भाग के उनके कातिल जो हैं वो हिंदुस्तान में आ गए। तो एक तरह की पॉलिटिकल अफरा-तफरी थी, उसमें से अवामी लीग के सपोर्टर्स ने ज़्यादा सफ़र किया है इन 300 में से, और उन अवामी लीग के सपोर्टर्स में से कुछ हिंदू भी थे। तो ये कहना है कि वहाँ पे कोई लार्ज स्केल जेनोसाइड चल रहा है, ये आपको गोदी मीडिया बहका रहा है, और हमें पता है गोदी मीडिया किस तरह से कंट्रोल होता है। तो बांग्लादेशीज़ को लगता है कि जैसे यूनुस गवर्नमेंट को, इंटरिम गवर्नमेंट को इंडिया अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड का जो एग्रीमेंट था, जिसमें बांग्लादेशी गुड्स इंडियन पोर्ट्स से जा सकते थे बाहर, वो भी बंद कर दिया है। वीज़ाज़ भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं सीवियरली, और एक टाइम पे ये भी बोल दिया था कि अडानी जो पावर सप्लाई कर रहा है उसको बंद करो, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी कुछ प्रोटेस्ट थे बांग्लादेश में। बांग्लादेशीज़ को लगता था जैसे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी अडानी की इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो एग्रीमेंट था बीजेपी गवर्नमेंट और शेख हसीना की गवर्नमेंट के बीच में। तो बांग्लादेशीज़ को लगता है कि उनको इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उनकी रेवोल्यूशन, और इसलिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट हाई है इस वक्त बांग्लादेश में। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अवामी लीग को बैन कर दिया गया है वहाँ पे, तो लग ऐसा रहा है कि जो खालिदा ज़िया के बेटे जो पार्टी चला रहे हैं, बीएनपी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी, वो अब शायद जीत के आएगी, और सेकंड नंबर पे रहेगी जमात इस्लामी, जिसने अलायंस कर लिया है छात्र संघ के साथ। एक छात्राओं की एक
स्टूडेंट्स की एक पार्टी बनी है। तो अब आप कहेंगे कि लोग जमात इस्लामी के लिए फिर क्यों वोट कर रहे हैं, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी सेक्युलर कंट्री है। तो उसकी वजह ये है कि सच या झूठ, जमात इस्लामी की जो इमेज है वो एक ऑनेस्ट पार्टी की है, और वहाँ के लोग काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं करप्शन से। अवामी लीग का पहले करप्शन, फिर बीएनपी का करप्शन। तो वो कुछ लोग एक साफ सरकार चाह रहे हैं, और जमात इस्लामी वो प्रॉमिस कर रही है, और इतने ऑप्शन है नहीं वहाँ पे। और भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं। पर दिलचस्प बात ये है कि शेख हसीना उनमें से कुछ पार्टीज़ को सपोर्ट करती थी। यानी मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पार्टी जमात इस्लामी के तो लीडर्स को उन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया, जेल में डाल दिया, और बीएनपी के भी। पर ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ थी, इनको अलाउ करती थी वो, क्योंकि उनसे कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं था। उनको पता था कि ये इतनी पावरफुल हो नहीं सकती कि गवर्नमेंट को चैलेंज करें, और इस तरह से थोड़ा-सा सेंटिमेंट जो है वो इस्लामिक सेंटिमेंट को भी सैटिस्फाई कर लो। तकरीबन $1 बिलियन उन्होंने भी दिया मस्जिदें बनाने के लिए। तो इस तरह से वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करती थी। पर अब ये जो इलेक्शन हैं, ये दिलचस्प होंगे। आप इनको गौर से देखें कि क्या नतीजा होगा, क्योंकि इनका हमारे ऊपर भी नतीजा होगा। किस तरह से? हिंदुस्तान का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी इंसर्जेंसी हैं। वो इंसर्जेंट जो थे, वो कभी म्यांमार में यानी बर्मा में जाके छुप जाते हैं, कभी बांग्लादेश में जाके छुप जाते हैं, और उनको इन जगहों से कभी-कभी, ज़्यादातर म्यांमार से हथियार भी मिलते थे। पर सबसे खतरनाक बात ये है कि इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो 10 से 20 किलोमीटर का स्ट्रिप है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, वहाँ पे चाइना की आर्मी ने डोकलाम यानी जो भूटान वाला बॉर्डर है, उस पे बहुत बड़ा प्रेशर और बेस बना रखे हैं, और बहुत सारे हथियार और इक्विपमेंट है। उसके दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी इतना छोटा मुल्क नहीं है, 18 करोड़ की आबादी है, और साउथ एशिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, यानी उनकी इकोनॉमी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है। उनके पास भी अच्छी खासी फ़ौज और पुलिस और पैरामिलिट्री है। तो हमारे लिए उस कॉरिडोर की सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो उनके चाइना के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। वो चाइना की ओर मुँह मोड़ रहे हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है बहुत सारे वहाँ पे, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फैक्ट्रियाँ भी डाल रहा है। तो अ, चाइना तो ख़ैर, जैसे मैंने बताया, नेपाल में भी घुस रहा है। नेपाल में अ, पिछले साल 70-75% से ज़्यादा जो नई गाड़ियाँ थीं वो इलेक्ट्रिक थीं, और वो सारी की सारी चाइना से थीं। वहाँ पे भी छोटे-छोटे डैम बना रहा है चाइना, इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो ये भी हमें ख़्याल करना है। दूसरा, हमारी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। $13.5 बिलियन का ट्रेड है, जो वो इससे कहीं ज़्यादा गुना हो सकता है अगर हम ट्रेड बैरियर्स, और वो भी अपने ट्रेड बैरियर्स गिराएँ तो। और सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी। यानी बे ऑफ बंगाल अभी तक एक इंडियन बे थी, एक इंडियन लेक की तरह थी। पर अब वहाँ पे चीन घुसना चाह रहा है। चीन चाह रहा है, अक्सर उसके इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ वहाँ पाए जाते हैं, सबमरीन्स भी। तो वो चाहता है कि वहाँ पे भी उसका कोई बेस बन जाए, उसका कुछ कंट्रोल आ जाए, ताकि मलाक्का स्ट्रेट्स के ऊपर से प्रेशर हट जाए, जिसके ऊपर वो जो एक पतली-सी पानी की स्ट्रिप है, सिंगापुर और अ, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, जिसमें उनका ज़्यादातर तेल और व्यापार जिससे गुज़रता है, चीन का। तो वो चाहते हैं उस पे रिलीव हो कुछ प्रेशर। इसी तरह से अमेरिका भी चाहता है कि चीन को थोड़ा-सा ब्लॉक किया जाए, तो वो भी एक प्रेज़ेंस चाहता है बे ऑफ बंगाल में और बांग्लादेश में। तो देखिए, एक तरफ तो बीजेपी सरकार हमें बता रही है कि वहाँ लिंचिंग्स हो रही हैं। लोग कह रहे हैं ये इसलिए ताकि अपनी छुपाई जाएँ लिंचिंग्स, या इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अपने इलेक्शंस में फ़ायदा चाह रहे हैं। ये इस हद तक पहुँच चुके हैं कि क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने इतने प्रोटेस्ट किए सड़क पे, कि हमने बांग्लादेश के एक फ़ास्ट बॉलर को आईपीएल से हटवा दिया। हालाँकि वो सेलेक्ट हो चुका था केकेआर टीम के लिए, मुस्तफ़िज़ुर रहमान। उसके बदले में बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते वर्ल्ड कप T20 का, पर हम श्रीलंका में खेल सकते हैं या किसी न्यूट्रल जगह पे। उस
उसके बदले में हम यानी इंडिया, क्योंकि आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कंट्रोल करता है थ्रू जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, तो हमने कहा बांग्लादेश से कि अगर तुम नहीं खेलोगे इंडिया में तो हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, और फिर कर दिया रिप्लेस स्कॉटलैंड के साथ। तो इस तरह से अगर हम बुलिंग करेंगे तो हम एक तरह से ये सारी चीज़ें करके, हिंदू मुस्लिम और एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट करके बांग्लादेश को चीन की तरफ धकेल रहे हैं। हम वहाँ पे उनके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम जमात की मदद कर रहे हैं, यानी जमात इस्लामी उसी ज़मीन पे पनपेगी अगर जितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट इंडिया में पनपेगा। तो हमें ये ख़त्म करना चाहिए, हमें इस प्रोपेगेंडा में आना नहीं है। और सरकार को भी, सरकार ने हालांकि पर्दे के पीछे आउटरीच किया है, जमात से भी 4-5 बार मिले, और जब जयशंकर गए थे तो वो बीएनपी से भी मिले, उनके लीडर से, तारिक रहमान से, जो खालिदा जिया के बेटे हैं और जो लगता है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पर मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले, जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे रिफ्यूज़ कर दिया मिलना। तो आप देखिए कि पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, पर्दे के सामने कुछ और हो रहा है, पर ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी इलेक्शन है, और इसको मैं फिर कवर करूँगा इलेक्शन के दिन 13 फरवरी को। तो आप देखते रहिए, और हमें साथ में ही रहना है, तो क्यों ना अच्छे से भाईचारे में रहें, जिससे दोनों का फ़ायदा हो और कोई तीसरा भेदी घर में ना घुसे। तो इसी की दुआ करते हैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जोखिम का काम भी उठाते हैं। और ये हम करते हैं क्योंकि हम भारत का हित चाहते हैं। हम खाली नेशनलिस्ट नहीं हैं, अंग्रेजी में कहा जाए तो हम पेट्रियट हैं। सो देखते रहिए, और जय हिंद।